सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम लोगों ने बायोलॉजी की नई टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम 100 बेस्ट एमसीक्यूज को डील करेंगे, जैसे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में डील किया था। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूँगा इस टेस्ट सीरीज़ में। तो आप वीडियो में बने रहिए और अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए चलते हैं आगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बायोलॉजी का रहा। ये देखिए, क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में आपसे पूछता है क्या कि फर्स्ट यूकैरियोट्स वर। सबसे पहले यूकैरियोट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये आपको समझना होगा। सर्वप्रथम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम यू कोशिकीय कौन थे। क्या वो मोनेरा थे, मोनेरन्स थे, क्या वो प्रोटिस्टन थे, क्या वो प्रोटोजोन थे, या साइनोबैक्टीरिया थे। तो सबसे पहले यूकैरियोट्स की जब भी हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। यू कोशिकाएं मतलब एक ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोट्स, या हम ये कहें कि ये एक टाइप की मॉडर्न जो सेल्स है ना, मॉडर्न सेल्स हैं। मॉडर्न सेल का बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसी सेल जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स बिल्कुल वेल डेवलप्ड हैं, सब कुछ बिल्कुल प्रेजेंट है। उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, अंतर्पृथ्वी जालिका जिसको आप बोलते हो, राइबोसोम है। तो अगर ये सारी चीज़ें किसी भी सेल में हैं तो उस सेल्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं यूकैरियोट सेल्स में, ठीक है ना। और यूकैरियोट सेल की खास बात यही है कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है सबका। ये हम आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट यूकैरियोट्स थे वो थे, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटिस्टेंस। अच्छा, आप प्रोटिस्टन क्यों? क्योंकि जो R H विटेकर हैं, R H विटेकर ने जो जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको 5 क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है जिसको आप कहते हैं मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, और फिर है प्लांटी। थर्ड क्या आता है? प्लांटी। और फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, और फिर फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो ये सारी कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस में R H विटेकर ने 1969 में इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो जो मोनेरन्स होते हैं ना, जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम इस कैटेगरीज के अंदर देखते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सारे इसी कैटेगरी में आते हैं मोनेरन्स के अंतर्गत। तो इनकी खास बात क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट होने का क्या मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें जो सेल्स होती है, सेल में अंदर ना तो प्रॉपर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ना कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल भी इनके अंदर विदाउट स्टोन पाया जाता है। इसका मतलब स्टोन उसमें नहीं होता है। जबकि हम यूकैरियोट की बात करें तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसमें हिस्टोन भी होता है। हिस्टोन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कवर करती है जेनेटिक मटेरियल को। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट यूकैरियोट्स वर्स, तो प्रोटिस्टन थे, न कि मोनेरा। मोनेरा जगत के जो भी हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, ये सारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो है प्रोकैरियोट्स थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे प्रोटिस्टन। ओके, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अगर जिन लोगों ने सुना होगा वो इसका आंसर कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जेनेटिक सिस्टम में क्या शामिल होता है। क्या उनमें डीएनए भी पाया जाता है और साथ में हिस्टोन भी? देखिए, यहाँ पे स्टोन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हिस्टोन है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या उसमें डीएनए और हिस्टोन दोनों ही पाए जाते हैं? क्या उसमें ओनली डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन नहीं पाया जाता है? या फिर हिस्टोन पाया जाता है लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता? ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डीएनए की वजह से हिस्टोन, अगर डीएनए हुआ, डीएनए एक प्राइमरी है, हिस्टोन सेकेंडरी है। हिस्टोन के बगैर काम चल सकता है लेकिन डीएनए की वजह से काम नहीं चल सकता। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नो डीएनए एंड नो हिस्टोन, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे कि बोथ डीएनए और हिस्टोन दोनों ही पाए जाएंगे उसमें, या फिर बट डीएनए नोट, डीएनए
प्रेजेंट होगा बट नो हिस्टोन्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा डीएनए उसमें पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जो मोनेरा जगत के अंदर हमने क्लासीफाई कर रखे हैं, उनमें डीएनए पाया जाता है, बट हिस्टोन्स जो प्रोटीन है वो उनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए प्रेजेंट बट नो हिस्टोन्स। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि द फाउंडर ऑफ द सेल थ्योरी। जब आपने सेल वगैरह चैप्टर वो पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सेल थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे एक टॉपिक आता है। तो सेल थ्योरी को किसने कॉइन किया था, या इसके प्रतिपादक कौन है अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो क्या वो वोल्फ हैं, वोल्फ एक साइंटिस्ट हैं, क्या वो रुडोल्फ विरकोव हैं, क्या वो मैन बोन मोल एंड रास्पेल हैं, या वो स्लाइडन एंड श्वान है। इनकी थोड़ा स्पेलिंग ना एकदम इंग्लिश को भी हटा देती है ना। इनकी स्पेलिंग अगर कोई नॉर्मल इंग्लिश वाले टीचर से बोलें कि लिखो जरा इसको, तो वो लिख नहीं पाएंगे इनको, क्योंकि इनकी स्पेलिंग ही एकदम अलग है। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी किसके द्वारा कॉइन की गई थी यही आपको बताना होगा। द राइट ऑप्शन इज स्लाइडेन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी है वो इन्होंने प्रपोज की है। रुडोल्फ विर्को हैं, इन्होंने क्या बताया है इसी सेल थ्योरी में अपना एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि जो सेल है ना, जो भी नई सेल है वो प्राइमरी सेल्स यानी जो उसकी प्राथमिक सेल होती हैं या जो पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बनती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो नई सेल है वो पूर्व केंद्रीय सेल से ही उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रुडोल्फ विर्कोव का स्टेटमेंट है सेल थ्योरी में। स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज्ड की है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इज, यानी कोशिका विभाजन के समय कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, कौन सा ऐसा, मतलब आप हिंदी में बोलें तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सेल प्लेट यानी कोशिका प्लेट का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी यहाँ से जो सेल के लिए एनर्जी है ना वो यहाँ से ही मिलती है। और किस फॉर्म में मिलती है? ये एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ये एटीपी वही है जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल नेम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कोलिकर। और इसको जो नाम देने वाले हैं, जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, वो थी सी बेंडा। सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और खोज करने वाले हैं कोलिकर। पावर ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। और साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और इसकी आकार कुछ ऐसी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्टे चप्पल का आकार जो है किस सेल ऑर्गेनेल्स का होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी की यदि हम बात करें तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय हिंदी में हम इसको बोलेंगे, तो गोल्जी काय की खोजकर्ता कौन है? कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को खोज की थी, इसकी खोज की थी गोल्जी बॉडी की। ठीक है ना। और गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है? सिक्रीशन करना। मोस्टली ये किसका सिक्रीशन करती है? ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम का श्रावण करने का काम इनका मुख्यतः होता है। और गोल्जी बॉडी और क्या स्रावित करती है? जो आपका लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम जिसको हम आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो उस लाइसोसोम का सिक्रीशन भी गोल्जी बॉडी करती है। और इसके अलावा जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना, इस टाइप के स्पर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है। इस एक्रोसोम मैं लिख देता हूँ। एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन करता है वो फॉर्मेशन भी करता है कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो टाइप की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए रफ होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है ना। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम है? ये काम करता है प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का काम राइबोसोम का है। अच्छा, जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें तो कोई राइबोसोम नहीं है, तो फिर ये क्या करेगी? तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगी, ये तो पक्की बात है। तो ये लिपिड बनाने का काम करती है। लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का काम, लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का काम किसका है? तो वो है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पोर्टर एक साइंटिस्ट हैं, पोर्टर, जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी है। और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसकी दो लेयर्स वाला ये सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें दो लेयर पाई जाती है, एक बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट कितनी इसकी जो है लेयर्स पाई जाती हैं, तो बाई लेयर होती हैं, दो लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही या क्लोरोफिल के कारण ही आपकी जो पौधे की पत्तियां होती है वो हरी होती है। और क्लोरोप्लास्ट की खोज करने वाले कौन हैं, तो शिम्पर एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज करी थी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी यहाँ पे मैं भूल गया, तो गोल्जी बॉडी का काम ही होता है सेल प्लेट का निर्माण करना। और इस सेल प्लेट का क्या होता है, जो सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट प्लांट में आपका जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल है, इस सेल में अगर इसको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेल को मतलब डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक प्लेट बनती है अंदर, प्लेट मतलब एक टाइप का ग्रूव बनता है, खांच बनती है, जिसके थ्रू दो सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सेल प्लेट का निर्माण करने का काम गोल्जी बॉडी का है। आगे समझ में देखो कितने, एक क्वेश्चन के पीछे आपने कितने नए कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, चले चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है क्या, द बुक, एक बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसके राइटर कौन है, किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो कौन सा होगा इसमें राइट ऑप्शन, कौन सा होगा, एरिस्टोटल होगा, थियोफ्रेस्टस होगा, न्यूटन होगा, या फिर डार्विन होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपके हिसाब से। देखिए जो डार्विन है, डार्विन ने ये जो बुक है ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन के द्वारा ही लिखी गई है। और इसको पब्लिश किया गया था 1859 में, इसको पब्लिश करवाया गया था डार्विन साहब के द्वारा। डार्विन बहुत फेमस है, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इनका एक फेमस हाइपोथेसिस है ना, एक इनका एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे डार्विन, ठीक है ना। और डार्विन के फिंचेस वगैरह आपने पढ़ेंगे, चलो अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे एमसीक्यूज प्रोसीड करेंगे आगे, वैसे वैसे सारी जो राज है वो आपके सामने खुलता जाएगा, ठीक है। तो जो डार्विन है, डार्विन ने 1859 में इस बुक को पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने क्या किया था, ये जो है एक जहाज़ था इनका, जहाज़ का नाम बहुत कई बार पूछा जाता है जहाज़ का नाम क्या था, तो इसका जहाज़ का नाम था बीगल, ठीक है ना। इस जहाज़ पे यात्रा किए थे ये लोग। और ये जो है अटलांटिक ओशन जो होता है ना, अगर मैप में आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन आपको मिलेगा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन। और जो आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन में इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, और इसके थ्रू अलग अलग आइलैंड्स पे ये गए, देखा वहाँ पे कि अलग अलग कैसे जो है जो एनिमल्स हैं, जो अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ हैं, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस स्टडी को करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। तो डार्विन की एक फेमस किताब है ये, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। न्यूटन, न्यूटन की क्या खास बात है, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया। और इन्होंने कहा कि कोई भी जो वस्तु है वो पृथ्वी पर गिरती क्यों है, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है उसमें एक मास है, और मास की वजह से इसमें एक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे जो है कमज़ोर बल कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है एरिस्टोटल को। और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रेस्टस क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक। एरिस्टोटल क्या है, जीव विज्ञान के जनक। न्यूटन ने क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और डार्विन ने कौन सी बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और कौन सा थ्योरी इन्होंने प्रपोज की, तो वो है नेचुरल सिलेक्शन। कौन, जहाज़ का नाम क्या था, बीगल। और कहाँ कहाँ घूमे, अटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में यात्रा करके इन्होंने ये सारी चीज़ें, नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। इज दिस क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, ये आपसे पूछ रहा है कि मिथेमोग्लोबिनेमिया एक डिजीज़ है, एक टाइप का डिसऑर्डर है, ये किसकी वजह से होगा। क्या ये नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की वजह से होता है, लेड टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन एक टाइप का हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन क्या है, मिथेमोग्लोबिनेमिया नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की वजह से होता है,
ठीक है। और ये मेनली कहाँ हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, ये तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स हैं, उनकी उनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जनरली जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन से कहाँ लेके जाती है, ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन है उसको कहाँ, जो एक ऑर्गन या लंग्स से कहाँ लेके जाना, किसी भी सेल तक लेके जाना, ये काम किसका है, आरबीसी का। तो जब मिथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है तो इस नाइट्रेट की अधिकता के, इस नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के ज़्यादा उपयोग से, तो इस कंडीशन में जो आरबीसी है, आरबीसी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। इसका मतलब प्रॉपर फंक्शन न करने का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है उसकी, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब वो लंग्स से ऑक्सीजन को उतनी अमाउंट में नहीं ले जा पाता है सेल्स तक। तो ये मिथेमोग्लोबिनेमिया से आरबीसी आपकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो पार्टूरिशन यानी जो प्रसव है, प्रसव के समय इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा यदि प्रसव के बाद जो जो फीमेल्स होती हैं उनमें अगर जो मिल्किंग, जो दुग्ध श्रावण का काम, वो ऑक्सीटोसिन का होता है। और कई बार देखा होगा आपने, अगर मेरा विलेज का एक्सपीरियंस है ना, कभी कभी अगर भैंस वगैरह दूध नहीं देती है ना, तो डॉक्टर को बता देते हैं कि साहब ये जो दूध नहीं दे रही है इसका कुछ इलाज करो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देने की वजह से वो दूध तुरंत बिल्कुल बाल्टी आपकी भर जाएगी। और फ्लोराइड की अधिकता, जो फ्लोराइड है, यदि फ्लोराइड की अधिकता वाटर में हो गई तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होता है और उसका नाम है क्या, फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस जब हो जाएगा, फ्लोरोसिस की वजह से आपकी जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। वो जो है उनका संक्षारण होने लगता है। और साथ में जो टीथ हैं, जो दांत हैं, दांत भी इससे प्रभावित होने लगते हैं फ्लोराइड की वजह से। और डिजीज़ होती है कौन सी, फ्लोरोसिस। ठीक है। लेड एक हैवी मेटल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब ये जो है, अगर आपकी बॉडी में चला गया तो डिग्रेड नहीं होगा, या फिर सॉइल में, वाटर में अगर चला गया तो डिग्रेड नहीं होगा, है ना, इसका मतलब विघटित नहीं होगा। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैवी मेटल्स है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो सकती है। ठीक है। यदि हम Hg की बात करें, मरकरी, मरकरी की वजह से होता था क्या, मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग कहाँ पे सबसे फर्स्ट में हुआ था, तो ये हुआ था जापान में। और किसकी वजह से हुआ था ये, मरकरी की वजह से, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से मिनीमाटा डिजीज़ हुआ था। नाइट्रेट से आप जान के मिथेमो हीमोग्लोबिनेमिया। चलिए, हो गया, समझ में आ गया, कितने कॉन्सेप्ट सीख लिए एक ही क्वेश्चन से। मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 20 मिनट में आपको मैं 100 क्वेश्चन कराने की कैपेसिटी रखता हूँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करके फ़ायदा क्या है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे ही नहीं, है ना, जिसमें हम लिंक कर ही नहीं पाएंगे बात को, जस्ट याद करने की बात हो जाएगी। तो उससे मैं ज़्यादा उसको बेनिफिशियल नहीं समझता हूँ। अगर हम एक क्वेश्चन को देखें और उस क्वेश्चन से हम लिंक करके बहुत सारी चीज़ें अगर समझें तो हमें बेटर तरीके से याद रहेंगी और एग्ज़ाम में हम उनको भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे अदर क्वेश्चन उनके पीछे छिपे हुए होते हैं जो आप समझते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम। ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, वो कौन सा जूस है जिसमें किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। आपने देखा होगा, जब भी आपने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे जूसेस आप अपनी बॉडी में पढ़ते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशयी रस होता है, पित्त रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, सलाइवा का भी, यानी जो लार है, लार का भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी बॉडी में होता है। सबसे पहले जो एक ऐसा जूस जिसमें किसी भी टाइप के एंजाइम नहीं है और हमारे वो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो राइट ऑप्शन है बाइल जूस, यानी पित्त रस वो रस है जिसमें किसी भी टाइप के एंजाइम नहीं पाए जाते। अब ये जो पित्त रस है ना, ये पित्त रस निकलता तो कहाँ से है, ये जो यकृत होता है ना हमारी बॉडी में, जो लिवर होता है, लिवर से निकलता है। लेकिन इसको स्टोर करने की एक टंकी होती है यहाँ पे। जैसे ये आपका इस टाइप से लिवर होता है, इसके नीचे एक इस टाइप की छोटा सा एक टाइप का थैली टाइप की होती है जिसको पित्त की थैली कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। पित्ताशय, हिंदी में पित्ताशय, इंग्लिश में गॉल ब्लैडर। इसमें आपका जो है बाइल जूस स्टोर होता है। और इस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते जनरली। ये जो है इसका पीएच होता है अल्कलाइन पीएच, यानी क्षारीय इसका पीएच होता है। और ये जो है फैट का डाइजेशन करने का काम करता है। ध्यान रखना, फैट का डाइजेशन करने का काम कौन करता है, बाइल जूसेस। क्यों, क्योंकि
इसमें किसी भी टाइप के एंजाइम्स नहीं हैं और इसमें कुछ सॉल्ट वगैरह होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं और सॉल्ट पाया जाता है जो फैट का डाइजेशन करता है। और इसका पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन पीएच, बेसिक नेचर। अल्कलाइन पीएच का मतलब 7 से ज़्यादा इसका जो है पीएच होगा। आगे समझ में। पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो किसमें आपका मिलेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ये सारे पैंक्रियाटिक जूस में, अग्नाशयी रस में एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है, ये जो प्रोटीन्स है इसको तोड़ने का काम करता है पेप्टॉन्स में। प्रोटीन्स को किस में तोड़ेगा, पेप्टॉन्स में तोड़ने का काम करेगा पेप्सिन। ठीक है ना। और इसके अलावा रेनिन एक एंजाइम पाया जाता है जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, और जो सलाइवा होता है, हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लार का पीएच कैसा होता है, ये भी एक क्षारीय पीएच की होती है। और लार में हमारा कौन सा क्या जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, किसका पाचन होता है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या जिसको हम कहते हैं मांड का पाचन होता है मुंह में, किसके द्वारा, सलाइवा के द्वारा। सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। गैस्ट्रिक जूस में क्या, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टॉन्स में। रेनिन क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। बाइल जूस में, बाइल जूस कहाँ से निकलेगा, लिवर से। स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का हिंदी का नाम पित्ताशय। और इसको क्या कहते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं ना जनरली। पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया तो इसमें इस पित्त की थैली को ही हटा देते हैं क्योंकि उसमें स्टोन्स बन जाता है, पत्थर बन जाते हैं, है ना। तो ये बाइल जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, किसका पाचन करेंगे, ये प्रोटीन का पाचन करेंगे। अच्छा, ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से वो कौन सी गैस है जो जुगाली करने वाले पशु उत्पन्न करते हैं। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का मतलब ऐसे जो जंतु हैं जो जुगाली करते हैं, तो वो अपने मुंह से जब खाना चबाते हैं वो तो वहाँ से एक गैस को रिलीज करते हैं। गैस का नाम है मेथेन। मेथेन को हम लिखते हैं CH4 से, और इसको कहा जाता है मार्स गैस भी इस मेथेन को कहते हैं। और इसके अलावा मेथेन, मेथेन को बायोगैस भी कहा जा सकता है। बायोगैस, बायोगैस हो गया, मार्स गैस हो गया, मेथेन को कहा जाता है। तो मीथेन वहाँ से रिलीज करते हैं वो लोग जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं। अभी बताया हमने लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस जो होता है ना वहाँ से लाइसोसोम निकलता है। लाइसोसोम निकलता नहीं, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो गोल्जी एपरेटस इसको बनाता है। इस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है ना। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सेल को ही डाइजेस्ट करना होता है, तो ये आत्मघाती थैली सेल को ही पूरा डाइजेस्ट कर देती है। अच्छा, इसका पीएच कैसा होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइसोसोम में ऐसा क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ को घोल देता है। जैसे कोई सेल है जो ख़राब हो गई है, उस सेल को डाइजेस्ट करना है। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स है जो जिसमें थोड़ा वो डैमेज हो गया तो उसको अगर ख़त्म करना है तो साफ़ करने वाले भी तो होने चाहिए ना, सफाई कर्मचारी भाई सेल में, नहीं तो दुनिया भर का कचरा इकट्ठा नहीं हो जाएगा। तो लाइसोसोम सफाई कर्मी ही हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिनका पीएच एसिडिक नेचर का होता है। और एसिड क्या करता है, किसी भी चीज़ को घोलने का काम करता है। तो लाइसोसोम में 35 से ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका पीएच होता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के पीएच, जो एसिड होंगे वो तो उनका नेचर एसिडिक ही होगा, खट्टे ही होंगे वो, है ना। तो एसिड घोलने का काम करेगा, तो लाइसोसोम भी क्या करता है, किसी भी सेल्स को घोलने का काम करता है, जिसको और एक नाम देते हैं आत्मघाती थैली, या इंग्लिश वाले सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जंप करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि जो स्मॉल पॉक्स है वो किसकी वजह से होता है। कुछ यहाँ पे पैथोजेंस दे रखे हैं, किसकी वजह से होगा, तो द राइट ऑप्शन इज वेरियोला। जो स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला की वजह से होता है। ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में कुछ दाने टाइप के हो जाते हैं मुंह में, और फिर ये दाने दाने पूरी बॉडी में आपके फैल जाते हैं। तो इसको, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है वेरियोला। और वेरियोला एक टाइप का वायरस है। और पूछा जाएगा जो चेचक है वो किसकी वजह से होने वाला रोग है, तो वो रोग होने वाला है एक वायरस की वजह से। ठीक है।
और इसका सिम्टम्स क्या है, बॉडी में बहुत सारे दाने उत्पन्न हो जाएंगे। अच्छा, इसका इलाज क्या कर सकते हैं, इसका इलाज सबसे बेस्ट ये है कि आप वैक्सीनेशन इसका करवा लीजिए, यानी आप इसका टीका अपने बच्चों को या फिर आप अपने आप को लगा दीजिए, जिससे ये चेचक वगैरह आपको नहीं होगा। तो ये सारे थे आज के बायोलॉजी के एमसीक्यू, जिसमें आपने बहुत सारे नए नए पॉइंट्स को सीखा, एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे अदर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की। वीडियो में बने रहिए और इसी टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन हमारी बॉडी में संचारित हो और हम आपके लिए इसी टाइप की नई टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करते रहें। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को अदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।